Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you're watching Study with Unicorn. यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम का कोर्स चल रहा है और मैंने सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया स्टार्ट किया है। उसमें मैंने सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की डेफिनेशंस और मैंने हिस्ट्री भी कवर करवा दी है और रिसेंटली लॉन्च स्कीम्स के बारे में भी डिस्कस किया है। तो मैंने एक कंटिन्यू वे में पढ़ाने के लिए मैंने जो एक्ट्स थे वो मैंने हिस्ट्री के साथ कनेक्शन के लिए छोड़े हुए थे। तो हिस्ट्री मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा। तो आज हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बारे में पढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी कोर्सेज के पीडीएफ्स चाहिए तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पे मेरे को आके मैसेज कर सकते हो। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो स्पेशली वार्मली वेलकम। तो अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और जो डाउट हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट्स के बारे में बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। चलो अब पढ़ते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड से देखा जाए तो क्या हुआ क्या था कि 1947 से पहले जो था काफ़ी ज़्यादा देश की हालत जो थी वो ख़राब हो गई थी और अपलिफ्टमेंट भी करनी थी। ठीक है, तो इसलिए देश आज़ाद होने के बाद जो है उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाया था। ठीक है, और ये जो एक्ट था ये जो एम्प्लॉयज़ थे, जो वर्कर्स थे, उनको एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। ठीक है, और ये एक ऐसा एक्ट था जो सोशल सिक्योरिटी का एक मेजर पोर्शन था। ठीक है, तो ये एक मेजर एक्ट था, एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था किनके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए। और ये किस चीज़ को? ये एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता था किनके लिए? जो एम्प्लॉयज़ को मतलब काम करते वक्त, जैसे आप फैक्ट्री में काम करते हो तो वहाँ पे आपको लग जाती है, कुछ इंजरी हो जाती है, तो क्या करते थे कि ये जो इंश्योरेंस एक्ट था वो उन लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता था। ठीक है, या बाई चांस जैसे समझ लो कोई कोल माइंस में काम कर रहा है तो उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी या कुछ है ना, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो क्या होगा कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के दौरान उसको जो है इलाज करवाने के लिए कुछ पैसे प्रोवाइड किए, कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये एक काउंटर बैलेंस का काम करता था किसमें? एक एम्प्लॉयर्स के बीच में और एक जो कंपनी चलाने वाला है या गवर्नमेंट सेक्टर जो भी है वो उसके काउंटर बैलेंस करने के लिए प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं, वो आता है कि इसका एप्लीकेबल पार्ट क्या है। ठीक है ना, एक्ट तो बना दिया, हमें पता है कि भाई ये क्या करता है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को, ये एम्प्लॉयज़ के लिए ही एक्ट था। तो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे होगा? अगर हम इसके एक्ट को अच्छे से पढ़े ना तो इसमें सबसे पहले आता है इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 2 है अंडर पार्ट 12। ठीक है, उसमें हमने कौन सी चीज़ें इंक्लूड करती हैं? नॉन सीजनल फैक्ट्रीज जो हैं, ठीक है, जिनका कोई सीजन नहीं होता है। जैसे समझ लो वीट वाली फैक्ट्रीज का अलग से सीजन रहता है। ठीक है, जैसे सब्जियों की मार्केट है उनमें अलग अलग सीजन रहता है ना। तो कुछ फैक्ट्रीज हैं जिनका सीजन नहीं रहता, आपको 12 महीने वो चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो एक्ट था, ठीक है, ये जो एक्ट था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, तो उस पे ये वाली जो फैक्ट्रीज पे सेक्शन 2 पार्ट 12 जो है वो एक्ट करता था। और अगर उन्होंने उस चीज़ में भी प्रोवाइड की है, लेकिन अगर इस एक्ट का सेक्शन 1 पार्ट 5 को देखा जाए तो उसमें इन्होंने कौन सी पार्ट इंक्लूड किया है? शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट और थिएटर्स, सिनेमा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स और न्यूज़पेपर सेक्टर्स, तो उनको भी ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उसके बाद फिर सेक्शन 1 पार्ट 5 में इन्होंने प्राइवेट और मेडिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड किया है कि अगर बाई चांस इन सेक्टर्स में
अगर कोई एम्प्लॉय को कोई इंजरी हो जाती है या कोई हेल्थ इशू हो जाता है तो क्या है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बैठा है उनकी मतलब उनकी बिल्स को पे करने के लिए या उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए। हाँ, लेकिन इन फैक्ट्रीज का एक कंडीशन और था कि इन सब जो फैक्ट्रीज हैं, जो शॉप्स हैं, इन सब में जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनका वो मिनिमम 10 या 10 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, 10 से कम नहीं चलेगा। और इन्होंने कौन से एरियाज को कवर किया इस एक्ट के अंदर, और इस एक्ट के अंडर आते ही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम आती है, ठीक है। तो उस स्कीम को काउंटर बैलेंस करने के लिए उन्होंने कौन से एरियाज को कवर किया। 526 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आज भी, इंक्लूडिंग बोथ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। लेकिन अभी तक ये क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में और लक्षद्वीप में नहीं आया है, मतलब वहां पे अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। तो इसमें बेनिफिट्स क्या होंगे इस चीज के, ठीक है। हमने भाई एक्ट तो बना दिया, ठीक है, हमने स्कीम भी ले आए, लेकिन इसका बेनिफिट्स क्या है। इसके बेनिफिट ये है कि मेडिकल बेनिफिट ये देगा सबसे पहले। अब मेडिकल बेनिफिट कैसे देगा, लाइक जैसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, देखो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो एक्ट है ना, वो सिर्फ एम्प्लॉय तक सीमित नहीं है, प्लस ये उनकी फैमिली को भी असिस्टेंस देते हैं, ठीक है। जैसे किसी की फैमिली में कोई बीमार है तो वो जो है वो भी जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि हाँ भाई मेरे पापा को मेडिकल मिल गया है ना, हाँ इलाज करवाया था, ऑपरेशन हुआ तो उसके पैसे रिफंड हो गए, तो वो चीज़ है, ठीक है इसमें। उसके बाद सिकनेस बेनिफिट्स, देखो सिकनेस बेनिफिट्स में क्या होता है कि दो पार्ट्स, एक तो एक्सटेंडेड रहेगा और एक एनहांस्ड रहेगा, ठीक है। जो एक्सटेंडेड है उसमें वो 2 साल के लिए तुम्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन एनहांस्ड के लिए आपको सिर्फ 7 से 14 दिन के लिए वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आ जाता है मैटरनिटी बेनिफिट। उसमें क्या होता है, मैटरनिटी बेनिफिट में आपको 26 वीक्स का जो है वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिसेबलमेंट क्या आता है, या तो बंदे को परमानेंटली डिसेबल हो गया है या टेम्पररी। अब टेम्पररी में वो 90% टेम्पररी होना चाहिए और परमानेंट में वो 90% परमानेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट है ना उसको मंथली वेजेस मिलेंगे, ठीक है। डिपेंडेंट कौन सा होता है, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड हाफली अनएम्प्लॉयड हो गए या कुछ भी ऐसे करके, तो वो चीज इसमें गिनी जाती है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं इसी एक्ट को कंटिन्यू करते हैं, इसकी लिमिट्स क्या है। देखो इसकी अगर लिमिट्स की बात करें ना, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में अगर हम बात करें तो भाई अगर तुम्हारा, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में जैसे समझ लो कि तुम्हारी कोई फैक्ट्री है, उसमें 10 या 10 से ज़्यादा पहले लोग काम करते थे, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट क्या हुआ कि कुछ ऐसा हो गया कि लोग छोड़ के चले गए काम, तब भी ये एक्ट जो है वो तुम्हारी फैक्ट्री पे वर्क करेगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और अगर वेजेस की बात करें तो भाई तुम्हारे जो वेजेस है ना वो 21,000 से कम होने चाहिए, तब ये आप पे एप्लीकेबल होगा। और अगर कंट्रीब्यूशन रेट्स की बात की जाए ना, तो पहले का रेशियोज को छोड़ते हुए, ठीक है, अगर हम करंट की बात करते जाएंगे क्योंकि आपके करंट एग्जाम में होगा, ठीक है, करंट डाटा ही वो पूछेंगे, तो उसमें क्या है कि आज जो देखा जाए एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो इंडेक्स है, तो उसके देखा जाए तो इन्होंने क्या किया है कि 40% जो है 4% जो है वो इसका कंट्रीब्यूशन रेट है, जिसमें अगर हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रेट देखा जाए तो उसमें 0.75% है, जबकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रेट का बात की जाए तो वहां पे 3.25% जो है वो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये तो हमारा हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते जो एंड में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1948 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। एंड उसके बाद 1950 में जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो उसके बाद आ जाती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो है वो 7th शेड्यूल में है, वो तुम्हें सबको पता है। और
कंकरेंट लिस्ट आपको खुद भी चेक करनी है कि उसका कौन सा पार्ट है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है तुम्हें कब क्या पूछ ले, एंड मैंने उसको ब्रीफली थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, तो आप इसमें फोकस करना। जैसे सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ लेबर फॉल इन दिस लिस्ट, ठीक है। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, ठीक है, और इसमें कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, जैसे इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी की बात की है, ठीक है, और लेबर वेलफेयर की बात की है जिसमें वर्क्स कंडीशंस को भी इन्होंने एप्लीकेबल किया हुआ है। प्रोविडेंट फंड्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूडेड है, और एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी, ठीक है, फिर वर्क्समैन कंपनसेशन, मैटरनिटी बेनिफिट्स और ओल्ड एज पेंशंस एंड इनवैलिडिटी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको कंकरेंट लिस्ट में जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 डीपीएसपी की। देखो एक चीज मैं बोल दूं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स ये दोनों एक ऐसे पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, हार्ट है। इन दोनों के बिना, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं है। देखो ना, अगर हार्ट के बिना बॉडी हो तो कैसे लगेगा, तो वही फीलिंग आप इसके लिए लेकर आओ कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो हैं वो सोल हैं किसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमें ईपीएफओ में हमने कौन से आर्टिकल्स पे फोकस करना है, वो आता है आर्टिकल नंबर 41 एंड आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 41 क्या बोलता है, राइट टू वर्क, right to education, right to public assistance in certain cases। इसमें स्टेट का क्या काम करता है, the state shall within the limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the rights to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 42 में इन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है, और इसमें भी स्टेट ही प्रोविजंस जो है वो प्रोवाइड करती है। देखो डीपीएसपी में तुम्हें फालतू का पढ़ने का नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारी अब किस्मत पे है कि अगर आउट ऑफ आ जाए, बट सोशल सिक्योरिटी के अंदर तुम्हें यही 2 आर्टिकल्स पे फोकस करना होगा, अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स कौन से और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स कौन से होते हैं, जो रजिस्टर्ड होंगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट सेक्टर है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, और कुछ प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, तो वो क्या होगा हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कोई रजिस्टर्ड नहीं है। अब जैसे तुम्हारा बाहर रोड साइड पे स्ट्रीट फूड वाले होते हैं, ठीक है, नहीं इतना भी नहीं जाओ, कुछ रजिस्टर्ड भी होते हैं उसमें, जैसे कोई ठेले वाला हो गया, ठीक है, कोई गोलगप्पे वाला होता है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, जो मतलब नॉर्मली एक बिल्कुल नॉर्मली डेली वेजेस के टाइप, तो वो नॉन रजिस्टर्ड, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आ गए, ठीक है। जैसे कोई भी शॉप्स होंगे जो अनऑर्गेनाइज, जो रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आ गए। तो ऑर्गेनाइज में क्या होगा कि इनका रेगुलर टाइम इंटरवल होगा एम्प्लॉयमेंट्स का, ठीक है, द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई रेगुलर नहीं होगा, जब मन किया तब एम्प्लॉयमेंट बिठा ली, जब मन किया निकाल दी। उसके बाद जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉपर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं कि कौन से लेबर लॉज आए हैं, कौन सा फैक्ट्री एक्ट आया है, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है, वो सब इसमें जो है वो फॉलो करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वाले वो फॉलोइंग करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हम बैंक्स ले लो, स्कूल्स ले लो, हॉस्पिटल्स ले लो, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो है वो स्मॉल स्केल जॉब्स, जैसे मैंने अभी बताया कोई ठेले वाला होगा तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, मतलब सिंपल भाषा में समझने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक्ट्स पे, ठीक है। सबसे पहले हमने एक्ट 1948 को कंटिन्यू करते हुए वहां से हम निकले कंकरेंट लिस्ट में, फिर डीपीएसपी से होते हुए, ठीक है, डीपीएसपी से हम होते हुए
हमने डिफरेंस जाना और उसके बाद हम पहुंच गए हैं 1952 में। तो 1952 में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट आया था। देखो प्रोविडेंट फंड का तो तुमने सभी ने सुना होगा, पापा लोग बात करते हैं हमारा इतना पीएफ आया, इतना प्रोविडेंट फंड है, ये होगा, मतलब आपने वर्ड्स कभी ना कभी सुना होगा। तो प्रोविडेंट फंड में क्या है, उसमें ये लॉ बनाया है इन्होंने कि ये एक्ट तब एप्लीकेबल होगा जब तुम्हारी कंपनी में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे, तब ये एक्ट तुम पे लग जाएगा। ठीक है, उसमें उन्होंने ये कहा कि टर्मिनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सुपर एनुएशन पेंशन्स होगी। उसके बाद अगर तुम्हारी फैमिली मतलब अगर बाय चांस जिस बंदे के ऊपर ये एक्ट लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, फिर उसमें क्या होता है कि अगर एक्ट लगा है और फैमिली पेंशन अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्विस, तो फैमिली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। आपने ये यूजुअली आगे देखो, आगे पीछे आप अगर चीज़ें नोटिस करोगे ना, आपको चीज़ें ऑलरेडी समझ आ रही है। जैसे कई बार हमने देखा होता है कुछ फैमिलीज में क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय की डेथ होगी तो उसके बेटे को जॉब मिल जाती है या उनको पेंशन लग जाता है या कुछ, तो वो सब जो है वो इसी एक्ट के थ्रू वो होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इसमें भी कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है वर्क्समैन को और उनकी फैमिलीज को। ठीक है, जब उनको कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, जिससे डेथ हो जाए या कुछ डिसेबिलिटी आ जाए, तो फिर क्या करती है कि सरकार जो है वो उनको प्रोवाइड करती है कंपनसेशन। ठीक है, जैसे हम सुनते ही हैं न्यूज में कि इतनी कंपनसेशन मिली, इतना उनकी फलाने की डेथ हो गई और इतनी कंपनसेशन मिली, तो वैसा ही है। उसके बाद क्या है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसमें भी वेजेस मिलेंगी 12 वीक के लिए ड्यूरिंग मैटरनिटी, और लीव भी मिलेंगी अगर आपको कंटीजेंसीज हो गया है। फिर उसके बाद आ जाता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। इसमें भी आपको वेजेस मिलेंगी 15 डेज ईच ईयर के लिए। ठीक है, जिसमें आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। मिनिमम 5 इयर्स का बंदे ने काम किया होना चाहिए और आपके मिनिमम वर्कर्स जो हैं वो 10 होने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा सोशल सिक्योरिटी एक्ट इन इंडिया जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, करंट में कौन से सिक्योरिटी लॉज आ रहे हैं वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अपने जो डाउट्स हैं वो भी मुझे बताओ ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। और हाँ, ये भी आप सजेस्ट मुझे कर सकते हो कि मैम आप नेक्स्ट जो है वो ये कोर्स स्टार्ट करो। ठीक है, तो क्योंकि मैंने ईपीएफओ का मैं फुल आपको कोर्स करवाऊंगी। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।